हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग? हो आप सभी अच्छे होंगे। तो आज इस वीडियो में जो हम टॉपिक लेके आए हैं वो है ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स। इससे पहले ऑप्टिक्स में हम बहुत सारे फिनोमेना, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, डिस्पर्जन, स्कैटरिंग, बहुत कुछ पढ़ चुके हैं। मिरर्स के बारे में हमने पढ़ा, लेंसेज के बारे में हमने पढ़ा, प्रिज्म के बारे में हमने पढ़ा। अब बेटा जब इन सारी चीजों को पढ़ लिया तो एक क्वेश्चन दिमाग में आता है कि हम ये क्यों पढ़ते हैं, इनका प्रैक्टिकल यूज क्या है। तो इनके कुछ जो प्रैक्टिकल यूज है वो हमारे पास कुछ ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स जो हम बनाते हैं उनके अंदर हम मिरर्स, लेंसेज और प्रिज्म्स को यूज करते हैं, है ना। तो देखते हैं कौन कौन से ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स हमारे पास हैं, क्या क्या चीजें उनके अंदर यूज होती हैं और कैसे वो हमारे लिए हेल्पफुल होती हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे बात करेंगे ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स होते क्या हैं। An optical instrument is a device which is used to extend the range of vision of human eye। तो कह सकते हैं ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट वो डिवाइसेस हैं जो एक्सटेंड करते हैं द रेंज ऑफ विजन ऑफ ह्यूमन आई। जो बेटा आपकी नॉर्मल जो ह्यूमन आईज है, नॉर्मल चीजें आप देख सकते हो, लेकिन आपका जो विजन है, जैसे कि हम कहें बहुत दूर की चीजें आप क्लियर देखना चाहते हो, आप नॉर्मल आईज से नहीं देख सकते हो। बहुत छोटी चीजें, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को आप क्लियरली देखना चाहते हो, नॉर्मल आईज से नहीं देख सकते हो। तो जो आपका जो विजन का रेंज है कि आप बहुत दूर की चीजों को या फिर बहुत छोटी चीजों को भी क्लियर देख पाओ, इस विजन को कौन बढ़ाता है? ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स। ठीक, तो पहला नाम अपन कहते हैं ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट क्या है? इट इज अ डिवाइस विच इज यूज्ड टू एक्सटेंड द रेंज ऑफ विजन ऑफ ह्यूमन आईज। अब बेटा कोई भी ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट हो उसके लिए कुछ एसेंशियल चीजें होती हैं, जैसा कि हमने यहाँ पे लिखा है इंस्ट्रूमेंट मस्ट मीट द फॉलोइंग रिक्वायरमेंट्स। जो भी ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट होगा उसके अंदर ये दो चीजें होनी चाहिए, तभी वो ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट आपके लिए काम का होगा, अदरवाइज उसका कोई यूज नहीं होगा। तो ये जो दो रिक्वायरमेंट्स ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट में होनी चाहिए, फर्स्ट जो रिक्वायरमेंट है हाई मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन हम पहले भी पढ़ चुके हैं मिरर्स में, लेंसेज में, कि हमारे पास जो इमेज का साइज है उसको अगर हम कंपेयर करते हैं ऑब्जेक्ट के साइज से, तो ये रेशियो उसको अपन मैग्निफिकेशन कहते हैं। तो कैसे आप कह सकते हैं कि ऑब्जेक्ट को कितना मैग्नीफाई आप कर सकते हो, जितनी ज्यादा हाई मैग्निफिकेशन होगी उतना ही ज्यादा आप ऑब्जेक्ट को क्लियर देख सकते हो। तो ये भी एक हमारे पास इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट है ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स के लिए कि उनकी मैग्निफिकेशन हाई होनी चाहिए ताकि आपके लिए चीजें इजीली विजिबल हो सके। एज द मैग्निफिकेशन इज द रेशियो ऑफ, मैग्निफिकेशन की डेफिनेशन यहां पे भी है, मैग्निफिकेशन इज द रेशियो ऑफ द साइज ऑफ फाइनल इमेज, जो फाइनल इमेज बनेगी उसका साइज, और टू दैट ऑफ द ऑब्जेक्ट, है ना। तो इमेज साइज डिवाइडेड बाय ऑब्जेक्ट साइज, ये जो रेशियो है इसको आप कहते हो मैग्निफिकेशन। सो द ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट विद हाई मैग्निफिकेशन makes viewing more clear and comfortable। अगर मैग्निफिकेशन हाई होगी तो आपको जो चीजें हैं मोर क्लियरली और कंफर्टेबली नजर आएंगी बाय इंक्रीजिंग द साइज ऑफ फाइनल इमेज। तो कह सकते हैं ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट में एक स्पेशल रिक्वायरमेंट है कि उनकी जो मैग्निफिकेशन है वो हाई होनी चाहिए, जिसकी वजह से फाइनल इमेज का साइज बढ़ा के वो आपको क्लियरली और कंफर्टेबली उस चीज को दिखा सके। दूसरी जो रिक्वायरमेंट है ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट में वो होती है एडिक्वेट रेजोल्यूशन। रेजोल्यूशन रिजॉल्विंग पावर जिसको हम कहते हैं। एक जैसे बड़ा छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, आप कभी का रेलवे ट्रैक पे खड़े हुए हो, काफी लंबा रेलवे ट्रैक है, जब आप उस पर खड़े होते हो, जो रेल की पटरियां हैं जहां पे आप खड़े हो उनके बीच में आपको गैप नजर आता है, लेकिन जैसे आप दूर देखते हो उसी पटरी को तो वो पास 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 होती जाती है और कहीं जाके आपको मिली हुई नजर आती है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हमारे ह्यूमन आई का एक रेजोल्यूशन की एक लिमिट है। अगर कोई दो चीजें बहुत पास हैं, ठीक है, पास से आपको वो अलग अलग नजर आएंगे, लेकिन वही अगर दूर जाती है तो वो दोनों
दोनों आपस में मर्ज हो जाएंगे। जैसे और एक एग्जांपल दूं, कभी आप हाईवे पे जा रहे हो तो सामने से आपको गाड़ी की लाइट अगर आपको नजर आती है, दो लाइट्स होती है गाड़ी में, लेकिन दूर से आपको एक लाइट नजर आती है, लेकिन जैसे जैसे वो पास आती जाएगी वो फिर धीरे धीरे अलग होती जाएंगी और आपको पता लगेगा कि उसकी दो लाइट्स हैं। तो हम कह सकते हैं हमारी आइज का एक रेजोल्यूशन लिमिट है, उसको बढ़ाने के लिए हमारे पास जो ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं इनके अंदर हाई रेजोल्यूशन पावर होनी चाहिए, ताकि वो दो क्लोजर ऑब्जेक्ट्स को डिस्टिंक्टली अलग अलग क्लियरली दिखा सके। तो एडिक्वेट रेजोल्यूशन क्या है? Resolving power of an optical instrument is the ability to resolve the image of two objects which are situated very close together. दो ऑब्जेक्ट्स जो बहुत पास हैं उनको आप कितना रिजॉल्व करके अलग अलग क्लियरली दिखा सकते हो, इस पावर को अपन कहते हैं रिजॉल्विंग पावर, सो दैट दे कैन बी सीन सेपरेटली, ताकि वो आपको अलग अलग नजर आए। An optical instrument of high resolving power reveals the finer details of the object. तो हम कह सकते हैं कि ये दो रिक्वायरमेंट्स ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट में जरूरी है। हाई मैग्निफिकेशन, जिससे आपको जो फाइनल इमेज है वो बड़ी दिखे, लार्ज साइज की दिखे, क्लियर दिखे, कंफर्टेबली दिखे। दूसरा, उसकी रेजोल्यूशन पावर हाई होनी चाहिए, जिसकी वजह से आपको फाइनल डिटेल्स भी, जो बारीकी है वो भी इमेज की नजर आ जाए। जो बहुत पास चीजें हैं, है ना, जो बहुत क्लोज चीजें हैं, उनको भी आप डिस्टिंक्टली अलग अलग देख सको। तो ये तो ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में हुआ। अब हमारे पास ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट अवेलेबल हैं कौन कौन से, जिसके अंदर हम कह सकते हैं सबसे अच्छा ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट जो हमारे पास है हमारी ह्यूमन आई। हमारी आई के अंदर भी लेंस फिट है, जिसकी वजह से आप चीजों को देख सकते हो। इसके अलावा माइक्रोस्कोप, टेलीस्कोप, ये सभी ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट हैं। तो वन बाय वन हम इन सबको स्टडी करेंगे, देखते हैं कौन कौन से ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स हमारे पास है। तो फर्स्ट ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट जो हमारे पास यहाँ पे आता है वो है ह्यूमन आई। कह सकते हैं गॉड गिफ्टेड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है, जिसकी वजह से आपको ये सारी जो ब्यूटीफुल वर्ड है ये आप इसको देख सकते हो, किस वजह से, ओनली बिकॉज ऑफ आईज। क्या है आई? इसका स्ट्रक्चर डायग्राम हमने बना हुआ है। कौन कौन से पार्ट्स आई के अंदर होते हैं, एक एक करके इनको स्टडी करेंगे और देखते हैं कि किस तरीके से आई जो बाहर की चीजें हैं उनका व्यू आपके जो है माइंड तक या आप तक पहुंचाती है। तो सबसे पहला जो पार्ट आता है हमारे पास यहाँ पे, स्क्लेरोटिक। स्क्लेरोटिक क्या है बेटा? जो आपकी आई बॉल है, आप अगर आई को देखो सामने से आपको एक फ्लैट नजर आती है, लेकिन आपने कभी मूवीज में या फिर कहीं और देखा होगा, जो आई है ये पूरी बॉल शेप की होती है, जो अंदर आपके यहाँ पे जो कैविटी बनेगी उसके अंदर फिक्स रहती है, और जो ये वाला पोर्शन है ये वाला सिर्फ आपको सामने सामने नजर आता है, मतलब एक बॉल की फॉर्म में है जो अंदर आई के कैविटी के अंदर फिट रहती है। तो बेटा ये जो बॉल है इसकी जो सबसे आउटर मोस्ट कवरिंग है जो इस बॉल को प्रोटेक्ट करके रखती है, उसको हम कहते हैं स्क्लेरोटिक। क्या कहते हैं? स्क्लेरोटिक। तो इट हैज अ टफ एंड ओपेक व्हाइट कवरिंग। इट हैज अ टफ एंड ओपेक व्हाइट कवरिंग called sclerotic which protects and hold the eyeball। तो ये हमारी आई बॉल है उसको प्रोटेक्ट करती है और होल्ड, एक जगह होल्ड कर रखने का काम करता है स्क्लेरोटिक। दूसरा जो मेन पार्ट हमारी ह्यूमन आई का है वो है कॉर्निया। जो आपको ये पार्ट बाहर नजर आ रहा है आपसे, जिसको आप टच कर सकते हो, ये एक्चुअली में है कॉर्निया। यहाँ पे डायग्राम में शो कर रखा है आईलिड है आपकी, ये जो पलकें हैं आईलिड, ठीक है, और तो ये वाला पोर्शन जो आईलिड जिसके ऊपर ये मूव करती हैं, ये वाला पोर्शन होता है कॉर्निया। कहते हैं जो बल्जिंग पार्ट है आउटवर्ड, इसको अपन कहते हैं कॉर्निया। तो इट इज अ ब्लैक मेम्ब्रेन बिलो द स्क्लेरोटिक। स्क्लेरोटिक के नीचे एक मेम्ब्रेन है। इसका जो फंक्शन है, इट अब्सॉर्ब्स स्ट्रे लाइट एंड अवॉइड्स एनी ब्लरिंग ऑफ इमेज ड्यू टू मल्टीपल रिफ्लेक्शंस इन द आई बॉल। तो कह सकते हैं जब बाहर से लाइट एंटर करेगी तो कहां से एंटर करती है? कॉर्निया में से ही एंटर करती है। तो ये क्या करती है? लाइट जो रे है उसको अब्सॉर्ब करने का काम करती है। जैसे ही लाइट रेज अंदर आएंगे, स्फेरिकल कह सकते हैं हमारे पास आई बॉल है,
इसके अंदर लाइट रेज अलग अलग डायरेक्शन में जाएंगी, मल्टीपल रिफ्लेक्शंस होंगी, तो हम रेज को अब्सॉर्ब करने का काम ये कॉर्निया करती है, ताकि आपके पास जो इमेज बने वो ब्लर ना हो, मतलब आपको चीजें धुंधली ना दिखाई दें। उस वजह से हमारे पास ये कॉर्निया होता है इसका। थर्ड जो पार्ट है, थर्ड और फोर्थ पार्ट एक साथ कह सकते हैं आइरिस एंड प्यूपिल। ये बेटा जो शटर, आंख का शटर कह सकते हैं आइरिस को, ये वाला, ये जो पोर्शन को शो कर रखे हैं, ये एक तरीके से शटर का काम करते हैं, ओपन क्लोज हो सकते हैं। ये कंट्रोल करते हैं अमाउंट ऑफ लाइट, कि कितनी लाइट आपकी आंख के अंदर एंटर करेगी, वो डिपेंड करता है इस आइरिस के ऊपर। ये साइड से आपको इस तरीके का नजर आता है, लेकिन फ्रंट से देखो तो सर्कुलर होता है, कुछ ऐसा कह सकते हैं, फ्रंट से सर्कुलर होता है, मस्कुलर होता है ये इस तरीके से। ये वाला पार्ट आइरिस, और इसके बीच में जो होल बनता है इसको अपन कहते हैं प्यूपिल। आप आई के अंदर देख सकते हो, जो ब्लैक का जो सर्किल है वो आपका है आइरिस, और उसके अंदर भी आपको एक छोटी सी डॉट नजर आएगी, उसको आप कहते हैं प्यूपिल। इस आइरिस की वजह से आई का कलर भी आता है, किसी की ब्राउन, ब्लैक, ब्लू आईज होती हैं, वो इस आइरिस के कलर की वजह से आती है। तो क्या है ये? आइरिस इज एन ओपेक सर्कुलर डायफ्राम having a small central hole called the pupil। ठीक है, आइरिस सर्कुलर डायफ्राम है, और इसके बीच में जो होल है ना, इसके बीच में जो होल बनेगी, जो गैप बनेगा, इसको अपन कहते हैं प्यूपिल। अंडर द मस्कुलर एक्शन ऑफ द आइरिस द साइज ऑफ द प्यूपिल बिकम्स स्मॉलर। अपन कह सकते हैं जो आइरिस है मसल से अटैच होती है, तो ये अपना साइज कॉन्ट्रैक्ट कर सकती है, रिलैक्स कर सकती है, जिससे जो प्यूपिल का साइज है वो कम ज्यादा हो सकता है। जैसे अभी ये कम है तो थोड़ी देर बाद हो सकता है ऐसा हो जाए, है ना, साइज बड़ा हो जाए, और ये मसल्स अपने आप को स्ट्रेच करता है, तो ये प्यूपिल बड़ा छोटा हो सकता है सर्कुलर फॉर्म में। तो अंडर द एक्शन ऑफ मसल्स द साइज ऑफ द प्यूपिल बिकम स्मॉलर इन द ब्राइट लाइट। जब बेटा लाइट बहुत ब्राइट होती है ना, तो आपका जो प्यूपिल है छोटा हो जाता है, स्मॉल हो जाता है। क्यों हो जाता है? ताकि ब्राइट लाइट से आपकी जो आंख है वो डैमेज ना हो जाए, तो ये अपने आप को छोटा कर लेता है, ताकि कम से कम लाइट आंख के अंदर एंटर करे। और जैसे आप डिम लाइट में जाते हैं तो ये वापस से बड़ा हो जाता है। एंड लार्जर इन डिम लाइट। इसका प्रैक्टिकली आपने कई बार देखा होगा, आप कई बार अगर आप धूप में हैं, काफी कड़ी धूप में है, ब्राइट लाइट में है, तो आपका कह सकते हैं जो प्यूपिल का साइज है वो बहुत छोटा हो जाता है। और अगर आप एकदम बाहर धूप से, ब्राइट लाइट से अगर अंदर कमरे में आते हैं जहाँ पे थोड़ी डिम लाइट है, वहां पे आपको थोड़ी देर तक चीजें विजिबल नहीं होती, एकदम से अंधेरा सा लगता है, और फिर धीरे धीरे चीजें आपको नजर आनी शुरू होती है। वो इसी वजह से होती है कि जब आप ब्राइट लाइट में होते हो तो जो प्यूपिल का साइज है वो बहुत स्मॉल होता है, और जब आप जैसे ही कमरे के अंदर एंटर करते हो तो वो साइज जो है लार्ज होने में थोड़ा टाइम लेता है ना। अगर वो स्मॉल है, आप डिम लाइट में आ गए तो कम लाइट अंदर एंटर करेगी, चीजें आपको विजिबल नहीं होंगी, लेकिन फिर वो धीरे धीरे लाइट के अकॉर्डिंग अपना साइज बढ़ा लेता है, लाइट अंदर एंटर करना शुरू करती है और आपको चीजें विजिबल हो जाती है। 3 पार्ट्स हो गए, और पार्ट्स देखते हैं इसके आई के कौन कौन से हैं। नेक्स्ट पार्ट जो हमारे पास यहाँ पे आई का आता है वो है आई लेंस। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट कह सकते हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये हमारे पास है आई लेंस, ये वाला शेप देख के इसके हम बता सकते हैं किस तरीके का लेंस है ये, डबल कॉन्वेक्स लेंस। ठीक, क्या काम है, कैसे सिचुएटेड रहता है, देखते हैं। इट इज अ डबल कॉन्वेक्स लेंस। सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए आई के अंदर जो लेंस है वो कौन सा है, डबल कॉन्वेक्स लेंस। सिचुएटेड बिहाइंड द आइरिस, ये इस आइरिस के जस्ट पीछे होता है, मतलब यहाँ पे हमारे पास प्यूपिल है, ओपनिंग है, जिससे लाइट अंदर एंटर करेगा, एंटर करके जाएगा ये लेंस पे। तो जस्ट आइरिस के पीछे हमारे पास ये लेंस होता है। इट इज कंपोज्ड ऑफ फाइब्रस जेली लाइक मटेरियल। बना किससे होता है इसका हम ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, ये बायो में आप पढ़ेंगे। वैसे अगर अपन जनरली बात करें, कुछ फाइब्रस और जेली लाइक मटेरियल का बना होता है, मतलब थोड़ा फ्लेक्सिबल होता है, बिल्कुल हार्ड लेंस ये नहीं होता है जैसा कि आप ग्लास का लेंस देखते हो, शीशे का लेंस देखते हो, वैसा नहीं है, सॉफ्ट होता है, जेली लाइक होता है। इसको आप जो है इसको दबा सकते हो, आप एक तरीके से कह सकते हैं
इट इज हेल्ड इन द पोजीशन बाय सस्पेंसरी लिगामेंट्स। लिगामेंट्स आपने बेटा 9th क्लास में स्टडी किया होगा। एक कनेक्टिव टिश्यू है जो चीजों को आपस में कनेक्ट करके रखता है। तो ये हमारे पास यहाँ पे सस्पेंसरी लिगामेंट से कनेक्ट रहता है और साथ ही कनेक्टेड टू द स्क्लेरोटिक बाय द सिलेरी मसल्स। इनका यहाँ पे रोल बहुत इंपॉर्टेंट है सिलेरी मसल्स का। ये हमारे पास सिलेरी मसल्स है जो कि आप देख सकते हो इस आई लेंस को पकड़ के रखते हैं, स्क्लेरोटिक के साथ कनेक्ट करके रखते हैं। सिलेरी मसल्स कैन चेंज द शेप और कर्वेचर ऑफ द आई लेंस। ये सिलेरी जो मसल्स है क्या कहते हैं इस आई लेंस के शेप और कर्वेचर को चेंज कर सकती हैं। अभी देखेंगे हम किस तरीके से। कैन चेंज द शेप और कर्वेचर ऑफ द आई लेंस बाय कॉन्ट्रैक्टिंग इट्स फोकल लेंथ इज कॉल्ड अकोमोडेशन। और जो ये बेटा सिलेरी मसल्स का एक्शन है जिससे ये आई लेंस का जो कर्वेचर है उसको कम ज्यादा कर सकती है ना, उसके जो फोकल लेंथ है उसको कम ज्यादा कर सकते हैं। इस चीज को अपन कहते हैं आई की अकोमोडेशन। अकोमोडेशन पावर भी हम आगे डिफाइन करेंगे। दिस इनेबल्स द आई लेंस टू फोकस द इमेज ऑफ ऑब्जेक्ट एट डिफरेंट डिस्टेंसेस ऑन द रेटिना ऑफ द आई। अब थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं इसको। बेटा जब आप चीजें आपके सामने होती क्या सभी चीजें सेम डिस्टेंस पे होती है? कोई चीज हमारे पास होती है, कम डिस्टेंस पे होती है, कोई बहुत ज्यादा डिस्टेंस पे होती है। लेकिन अगर आप देखो आपकी जो आई है वो सभी चीजें आपको क्लियरली दिखा सकती है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा हमारे पास होता है सिलेरी मसल्स के एक्शंस की वजह से। हमने लेंस के बारे में पढ़ा है पिछले टॉपिक्स में, आप देख सकते हो लेंस पे हमारे पास अगर डिफरेंट जगह पे ऑब्जेक्ट रखा होता है उसकी जो इमेज है वो डिफरेंट पोजीशंस के ऊपर बनती है। लेकिन आई के केस में अपने को क्या करना होता है, ऑब्जेक्ट चाहे आई से कितनी दूर या कितनी पास रखा हो लेकिन उसकी इमेज हमेशा बननी चाहिए इस रेटिना के ऊपर। ये काम कैसे होता है? ये काम होता है हमारे पास इन सिलेरी मसल्स की वजह से। इस सिलेरी मसल्स इस जो लेंस है इसकी फोकल लेंथ को चेंज कर सकती है। कह सकते हैं जब ये सिलेरी मसल्स इसको खींचेंगी लेंस को तो ये थिन हो जाएगा, ऐसा पतला हो जाएगा। तो आप कह सकते हो इसकी जो फोकल लेंथ है वो इंक्रीज हो जाएगी। जब ये इसको कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, दबाएंगे, तो ये लेंस थिक हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। इस केस में आप कह सकते हो इसकी जो फोकल लेंथ है वो कम हो जाएगी। तो ये बड़ा मसल जब इसको खींचेंगी ये लेंस थिन हो जाएगा, दबाएंगी तो ये लेंस थिक हो जाएगा। तो हमारे पास इन सिलेरी मसल्स के एक्शंस की वजह से जो ये लेंस है ये अपना जो कर्वेचर है फोकल लेंथ का अपनी चेंज कर सकता है। तो अकॉर्डिंगली जो ऑब्जेक्ट कहाँ रखा हुआ, कितने डिस्टेंस पर रखा हुआ, उसके हिसाब से जो मसल्स हैं इस लेंस को एडजस्ट कर देती हैं ताकि जो इमेज है वो हमेशा इस रेटिना के ऊपर बने। आपने देखा होगा जैसे कि नॉर्मल जो हमारे पास ह्यूमन का जो नियर पॉइंट है जहां तक आपको चीजें क्लियरली विजिबल होती हैं वो है 25 सेंटीमीटर। 25 सेंटीमीटर तक अगर आप कोई चीज रख के पढ़ रहे हो तो आपकी आईज के ऊपर स्ट्रेस नहीं आता है। लेकिन अगर आप 25 सेंटीमीटर से पास किसी चीज को लेके आते हो उस कंडीशन में क्या होता है, हमारे पास जो सिलेरी मसल्स है ये बहुत ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है, इस लेंस का कर्वेचर बहुत ज्यादा चेंज करने की कोशिश करती हैं, जिसकी वजह से अगर आप पास रख के चीजों को पढ़ते हो ना तो या कोई भी चीज पास रख के देखते हो तो थोड़ी देर बाद आपके आईज में पेन होना शुरू हो जाता है। क्यों होता है? क्योंकि ये मसल्स काफी इसको दबा के रखते हैं, इसको कॉन्ट्रैक्ट करके रखती है, जिसकी वजह से आईज पेन होनी शुरू हो जाती है। तो आई लेंस क्या है? डबल कॉन्वेक्स लेंस है, सस्पेंसरी लिगामेंट्स और सिलेरी मसल से ये कनेक्टेड रहता है। सिलेरी मसल्स का काम है इसके कर्वेचर को चेंज करना, फोकल लेंथ को चेंज करना, जिसकी वजह से डिफरेंट डिस्टेंसेस पे रखे हुए ऑब्जेक्ट्स की इमेज भी कहाँ बने, सीधी आगे इस रेटिना के ऊपर बने। क्योंकि आई के केस में जो इमेज इस रेटिना के ऊपर बनेगी वही आपको विजिबल होती है। अगर इमेज रेटिना पे नहीं बनती है तो वो आपको विजिबल भी नहीं होगी। चलिए आगे देखते हैं रेटिना क्या होता है। नेक्स्ट पार्ट हमारे पास जो आई का आता है वो है रेटिना। It is a delicate membrane of nerve fibers on the inner side of the back wall of the eye. ये आई है, बैक वॉल के इनर साइड, ये अंदर
जो है ये अपने पास होता है रेटिना। इट इज अ डेलिकेट मेम्ब्रेन ऑफ नर्व फाइबर्स ऑन द इनर साइड ऑफ द बैक वॉल ऑफ द आई। तो ये जो बैक वॉल है इसके इनर साइड में हमारे पास बिल्कुल नाजुक डेलिकेट एक मेम्ब्रेन होती है जिसको अपन कहते हैं रेटिना। इट कंटेन्स लाइट सेंसिटिव सेल्स। इसके अंदर लाइट सेंसिटिव सेल्स हैं जिनका नाम है रोड्स एंड कोन्स। दो टाइप के सेल्स इस रेटिना के ऊपर होते हैं जो लाइट सेंसिटिव है, लाइट पड़ते ही एक्टिव हो जाते हैं। रोड्स आर सेंसिटिव टू इंटेंसिटी ऑफ लाइट। इनमें से भी जो रोड सेल्स हैं वो सेंसिटिव होते हैं इंटेंसिटी के ऊपर कि लाइट की कितनी इंटेंसिटी अंदर आ रही है। वाइल कोन्स आर सेंसिटिव टू कलर्स। वो जो कोन सेल्स हैं वो कलर सेंसिटिव है, वो कलर को सेंस करते हैं कि कौन सा कलर जो है आपको दिख रहा है। These cells change light energy into electrical signals। अब इन सेल्स का काम क्या है, जो लाइट एनर्जी, लाइट के फॉर्म में जो रेज आ रही हैं आपके आई के अंदर जो रेटिना के ऊपर गिरेंगी जाके, जैसे वो लाइट रेटिना के ऊपर गिरेगी ये सेल एक्टिवेट हो जाएंगे और ये सेल उस लाइट एनर्जी को कन्वर्ट कर देंगे इनटू इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स और उनको इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में कन्वर्ट कर देंगे। और वही इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स उसके बाद ये जो ऑप्टिक नर्व्स हैं इनके थ्रू चले जाते हैं ब्रेन के अंदर। इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स विच सेंड्स मैसेज टू द ब्रेन वाया द ऑप्टिक नर्व्स। तो यहाँ पे हम ऑप्टिक नर्व्स का फंक्शन भी बता सकते हैं। क्या होता है कि जो हमारे पास यहाँ से रेज आई, लेंस ने इमेज बनाई और हमने बात की ये अपने आप को एडजस्ट कर लेता है जिससे इमेज हमेशा रेटिना के ऊपर बननी चाहिए। इमेज अगर रेटिना के ऊपर नहीं बनेगी तो क्या होगा, लाइट सेंसिटिव सेल्स एक्टिवेट नहीं होंगे, सेल एक्टिवेट नहीं होंगे, उसको इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में कन्वर्ट नहीं कर पाएंगे और सिग्नल ब्रेन में नहीं जाएगा। तभी हम कहते हैं कि हमारे पास जो इसकी इमेज है हमेशा रेटिना के ऊपर बननी चाहिए जिसके लिए हमारे पास सिलियरी मसल्स जो है इस लेंस को एडजस्ट करती रहती है। तो रेज आई, इमेज रेटिना पे बनी, रोड सेल कौन सा एक्टिवेट हुए, इन्होंने उस लाइट एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया और उसके बाद वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स जो है इन ऑप्टिक नर्व्स के थ्रू चले जाते हैं ब्रेन के अंदर। इसके बाद बेटा नेक्स्ट पॉइंट अपने पास है ब्लाइंड स्पॉट। ये बेटा वो पॉइंट है जहां पे आपके पास ये जो नर्व ऑप्टिक नर्व्स है इस आई बॉल के अंदर एंटर करती है, ये वाला पॉइंट। इसको हम ब्लाइंड स्पॉट इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ पे हमारे पास लाइट सेंसिटिव सेल्स नहीं है, कोन्स रोड्स नहीं है, तो कह सकते हैं कि बिल्कुल इनसेंसिटिव है। लाइट अगर यहाँ पे पड़ेगी तो भी यहाँ पे कोई सिग्नल्स जो है क्रिएट नहीं होंगे, कोई इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स नहीं बनेंगे जो ब्रेन में जाए, इसलिए इसको अपन कहते हैं ब्लाइंड स्पॉट। इट इज द रीजन वेयर द ऑप्टिक नर्व्स एंटर्स द आई बॉल। जहाँ पे ऑप्टिक नर्व्स आई बॉल के अंदर एंटर करती है वो रीजन। देयर आर नो रोड्स एंड कोन्स। यहाँ पे कोई रोड एंड कोन सेंस जो रोड्स एंड कोन्स जो सेल्स हैं वो नहीं है। दिस रीजन इज टोटली इनसेंसिटिव टू लाइट। ये रीजन इनसेंसिटिव है लाइट से बिल्कुल। यहाँ पे अगर लाइट पड़ती भी है तो कोई सेंसेशन नहीं होती है, कोई सिग्नल्स जो है क्रिएट नहीं होते हैं एंड इज कॉल्ड ब्लाइंड स्पॉट, इसलिए इसको अपन कहते हैं ब्लाइंड स्पॉट। सिमिलरली एक और स्पॉट है येलो स्पॉट, जहां पे कह सकते हैं रोड्स और कॉन्स की कंसंट्रेशन सबसे ज्यादा है, सबसे ज्यादा सेंसिटिव रीजन जो है उसको अपन कहते हैं येलो स्पॉट। इट हैज मैक्सिमम कंसंट्रेशन ऑफ लाइट सेंसिटिव सेल्स। यहाँ पे सबसे ज्यादा कंसंट्रेशन है लाइट सेंसिटिव सेल्स के, मतलब यहाँ पे अगर लाइट आगे गिरेगी, इमेज बनेगी तो वो आपको बिल्कुल क्लियर नजर आएगी। इट इज सिचुएटेड इन द सेंटर ऑफ द रेटिना। जो रेटिना का सेंटर है बिल्कुल इसके यहाँ पे सेंटर में अपने पास होता है येलो स्पॉट। इसके अलावा बेटा आप देख सकते हो दो लिक्विड्स और यहाँ पे फिल है। विट्रस ह्यूमर जो इस पोर्शन के अंदर हमारे पास कह सकते हैं लेंस और जो ये रेटिना है इसके बीच में लिक्विड फिल होता है, इसको हम विट्रस ह्यूमर कहते हैं। और जो लेंस और कॉर्निया के बीच में लिक्विड फिल होता है इसको हम एक्वस ह्यूमर कहते हैं। इनके बारे में थोड़ा देख लेते हैं, फिर हम बात करेंगे पावर ऑफ अकोमोडेशन। तो नेक्स्ट जो हमारे पास है एक्वस एंड विट्रस ह्यूमर। जैसे कि अपन ने बात करी एक्वस ह्यूमर, आई लेंस और कॉर्निया के बीच का जो लिक्विड है एक्वस ह्यूमर इसको कहते हैं, और आई लेंस और रेटिना के बीच में जो फ्लूइड भरा हुआ है इसको हम विट्रस ह्यूमर कहते हैं।
Aqueous humor is a salty fluid. Salty fluid है, इसका refractive index है 1.337. That fills the space between the cornea and the eye lens. और जो vitreous humor है is a jelly-like fluid. थोड़ा dense fluid है, जिसका refractive index 1.437. That fills the space between the retina and the eye lens. है ना, इनके बीच में जो fluid fill है, ये aqueous humor और vitreous humor. इसके बाद में बेटा हमने जैसे कि अभी बात की थी अकोमोडेशन, पूछ लेते हैं व्हाट इज अकोमोडेशन पावर ऑफ आई, किसको कहते हैं अकोमोडेशन पावर ऑफ आई। अभी हमने थोड़ी देर पहले भी इसको बताया था कि हमारे पास जो आई लेंस की एबिलिटी है अपनी फोकल लेंथ चेंज करने की, इसको हम कहते हैं अकोमोडेशन पावर ऑफ आई। ये अपनी फोकल लेंथ और कर्वेचर चेंज करता क्यों है, ताकि जो डिफरेंट डिस्टेंसेस पे ऑब्जेक्ट रखे हैं उन सभी की इमेज इस रेटिना के ऊपर बने, क्योंकि रेटिना पे इमेज बनेगी तभी सिग्नल्स जो है प्रोड्यूस होंगे और वो ब्रेन में जाएंगी, चीज आपको नजर आएगी। तो अकोमोडेशन ऑफ पावर को हम डिफाइन कर सकते हैं, अकोमोडेशन इज द एबिलिटी और एबिलिटी और प्रॉपर्टी ऑफ द आई लेंस ड्यू टू विच इट कैन चेंज इट्स कर्वेचर और फोकल लेंथ, जिसकी वजह से अपना कर्वेचर और फोकल लेंथ चेंज कर सकता है, सो दैट इमेज ऑफ ऑब्जेक्ट्स एट वेरियस डिस्टेंसेस कैन बी फॉर्म्ड ऑन द सेम रेटिना। ठीक है, होता क्या बेटा, जब ऑब्जेक्ट बहुत दूर होते हैं, दूर से जब रेज आती हैं आपकी आईज के ऊपर स्ट्रेस नहीं आता, कभी भी जैसे आप कोई दूर की चीजें देख रहे हो, नॉर्मल चीजें देख रहे हो, आपकी आई पे कभी स्ट्रेन नहीं आता, आईज में कभी इरिटेशन नहीं होती, पेन नहीं होता है। उस केस में जब जो हमारे पास काफी दूर ऑब्जेक्ट होता है, कह सकते हैं इंफिनिटी पे होता है या काफी दूर होता है, तो वहां से जो रेज आती है वो ऑलरेडी या तो फोकस पे कंसंट्रेशन होती है उनकी, फोकस पे आके और मिलती हैं। उस केस में बेटा हमारे पास जो सिलरी मसल्स हैं या जो सस्पेंसरी लिगामेंट्स की हमने बात की, वो इस लेंस के ऊपर कोई प्रेशर नहीं डालते, मतलब लेंस अपनी नॉर्मल पोजीशन में होता है जब काफी दूर की चीजें आप देखते हो, और जो इमेज है वो सीधी आके रेटिना के ऊपर बन जाती है, आई के ऊपर कोई स्ट्रेन नहीं आता है। लेकिन जैसे जैसे ऑब्जेक्ट पास आता है उस केस में क्या होता है कि जो हमारे पास इमेज है, ऑब्जेक्ट जैसे पास आएगा इमेज इस रेटिना से इधर आनी शुरू हो जाती है, तो उस केस में क्या करते हैं कि जो लेंस है ये अपनी फोकल लेंथ को एडजस्ट करना शुरू करता है, जैसे जैसे ऑब्जेक्ट पास आएगा है ना, ये लेंस अपने आप की अपनी फोकल लेंथ को एडजस्ट करेगा, और ये जो सिलरी मसल्स हैं इस लेंस के ऊपर प्रेशर डालेंगे, जिसकी वजह से इसकी थिकनेस बढ़ जाएगी। अभी थिन है, इसके ऊपर प्रेशर डालेगा तो ठीक हो जाएगा, इसका कर्वेचर चेंज हो जाएगा, जिसकी वजह से आप कह सकते हैं पास की चीजें वो भी देख पाओ, क्योंकि ताकि अगर ये कर्वेचर चेंज होगा तभी उसकी जो इमेज है रेटिना के ऊपर बनेगी। तो इसी जो प्रोसेस को हम कहते हैं अकोमोडेशन पावर ऑफ आई, कि आपकी जो आई की एबिलिटी या प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से आप आई लेंस अपना कर्वेचर या फोकल लेंथ चेंज कर ले, ताकि जो वेरियस डिस्टेंसेस पे ऑब्जेक्ट्स हैं उनकी इमेज कहाँ बने जाके सेम रेटिना के ऊपर। इसमें बेटा लास्ट टॉपिक जो हम आज का करेंगे, एक नियर पॉइंट और एक फार पॉइंट, जो नॉर्मल ह्यूमन आई है उनके लिए क्या होता है, चलिए वो भी देखते हैं। जैसा कि हमने बात की कि हमारी जो आई लेंस है, आई है इसकी अकोमोडेशन पावर होती है, अकोमोडेशन लिमिट होती है। लेंस है एक लिमिट तक ही कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है, उससे ज्यादा आप उसको दबा नहीं सकते हैं। तो उसी हिसाब से हमारी आई के दो पॉइंट्स हैं, एक फार पॉइंट और एक नियर पॉइंट, मतलब दूर से दूर कितनी दूर तक की चीज आप क्लियर देख सकते हो, और पास से पास किस पॉइंट तक आप क्लियर देख सकते हो, उन्हीं को हम नियर पॉइंट और फार पॉइंट कहते हैं। तो सबसे पहले हम बात करें नियर पॉइंट की, या फिर हम बात करें यहाँ पे लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टेंट विजन। द पॉइंट सिचुएटेड एट मिनिमम डिस्टेंस, मिनिमम डिस्टेंस आई से जो मिनिमम डिस्टेंस पे पॉइंट है फ्रॉम द आई up to where the objects can be seen by using maximum accommodation by the lens. मैक्सिमम अकोमोडेशन मतलब अगर जो मसल्स हैं वो कितना प्रेशर मैक्सिमम डाल सकती हैं, मैक्सिमम अकोमोडेशन आने के बाद वो मिनिमम डिस्टेंस पे पॉइंट जहां तक आपको चीजें क्लियर दिखे उस पॉइंट को आप कह दोगे नियर पॉइंट। where the objects can be seen by using maximum accommodation by the lens is called near point of the eye। वो आपके आई के लिए नियर पॉइंट है,
उस पॉइंट से अगर पास आप ऑब्जेक्ट रखेंगे तो उससे ज़्यादा आपका जो आई लेंस है वो अपने आप को कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर पाएगा, तो चीज़ें जो आपको हैं वो ब्लर नजर आनी शुरू होंगी, धुंधली नजर आनी शुरू हो जाएंगी, क्लियर उनकी इमेज नहीं बनेगी। एंड द डिस्टेंस बिटवीन द नियर पॉइंट एंड आई इज नोन एज लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। लीस्ट डिस्टेंस सबसे छोटा डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, जहां तक आपको चीजें डिस्टिंक्ट नजर आ रही, क्लियर नजर आ रही। तो हम कह सकते हैं कि ये हमारी आई का नियर पॉइंट है, जहां पे अगर ऑब्जेक्ट रखा है तो उसकी इमेज इस रेटिना के ऊपर बन रही है। इस नियर पॉइंट से इस लेंस तक का जो डिस्टेंस है फॉर नॉर्मल ह्यूमन आई 25 सेंटीमीटर है, और इस डिस्टेंस को हम कहते हैं लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। फॉर नॉर्मल आई इट्स वैल्यू इज 25 सेंटीमीटर। सिमिलरली हम कह सकते हैं हमारा जब आई लेंस है रिलैक्स पोजीशन में होगा तो आप कितनी दूर तक की चीजें देख सकते हो, उसको हम कहते हैं फार पॉइंट। तो फार पॉइंट ऑफ द आई, द पॉइंट एट द मैक्सिमम डिस्टेंस फ्रॉम द आई अप टू विच द ऑब्जेक्ट्स कैन बी सीन, जहां तक आप ऑब्जेक्ट्स को देख सकते हो, इज कॉल्ड फार पॉइंट ऑफ द आई। और नॉर्मल ह्यूमन आई के लिए फार पॉइंट हमारे पास इंफिनिटी है, मतलब आप काफी दूर तक की चीजें, इंफिनिटी तक की चीजें इजीली अपनी आंखों से देख सकते हैं। फार पॉइंट हो गया इंफिनिटी और नियर पॉइंट हो गया 25 सेंटीमीटर फॉर नॉर्मल आई, और 25 सेंटीमीटर नियर पॉइंट और फार पॉइंट इंफिनिटी, इन दो पॉइंट्स के बीच का जो डिस्टेंस है उसको आप कहते हो रेंज ऑफ विजन। ये आपकी विजन की रेंज है, आप मैक्सिमम इंफिनिटी तक देख सकते हो और मिनिमम 25 सेंटीमीटर तक चीजों को क्लियरली देख सकते हो। तो ये आपका हो गया रेंज ऑफ विजन। द डिस्टेंस बिटवीन दीज टू पॉइंट्स इज कॉल्ड रेंज ऑफ विजन। तो आज की वीडियो में स्टूडेंट्स इतना ही। वीडियो अगर आपको हेल्पफुल लग रही है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और जितने भी आपके स्टूडेंट्स हैं, चाहे आपके स्कूल से हों चाहे ना हो, आप उनको ये वीडियो फॉरवर्ड कर सकते हो। वो भी इन वीडियोस को देख के अगर कुछ बेनिफिट ले सकें तो हमारे लिए बहुत अच्छा होगा। थैंक यू।